मेरे पति का भांजा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे घर आया था। इस दौरान मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बढ़ गई थी। हर रात मेरा पति मुझे समय देने के बजाय खर्राटे लेकर सो जाता। एक दिन रात को भांजे ने मुझे हॉल में बैठे हुए देख लिया। तब वो मुझे अपने कमरे में ले गया। फिर वो बोला, मामी, रोज़ मैं आपको इस तरह उदास चेहरा लेकर बाहर बैठे हुए देखता हूँ। आज के बाद आपको कभी भी मामा की ज़रूरत महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भांजे ने मेरा नाम शबनम है। मेरी शादी के बाद मेरे पति अपने काम में व्यस्त हो गए थे। उसने मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। घर में मेरी सास थी। सुबह से रात तक मुझे अपनी 50 साल की सास की सेवा करनी पड़ती थी। उनकी सेवा करना मुझे कठिन लगता था, लेकिन मेरे पति से बढ़ती दूरी के कारण मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। शनिवार की रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि अगले दिन रविवार था और मेरा पति मेरे साथ रहेगा। रात को सोने से पहले मैं अमन से बोली, कल तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे क्योंकि कल का दिन पूरी तरह से मेरा होगा। कल हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। तब अमन ने कहा, सबनम, मुझे एक बात बतानी थी। मेरी दूर की ममेरी बहन का बेटा अरमान कल से कुछ सालों के लिए हमारे घर आ रहा है। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, इसीलिए वो हमारे घर ही रहकर पढ़ाई करेगा। यह सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरे पति के साथ समय बिताने का यह दिन भी गया। इसीलिए जो कोई भी हमारे घर रहने आ रहा था उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा था वही मेरे जीवन में रंग भरने वाला था। इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात को गुस्से में ही मैं सो गई थी। अगले दिन सुबह के समय अरमान घर आया। आते ही उसने मेरी सास को नमस्ते किया। फिर वो हमारे पास आया। तभी अमन ने कहा, भांजे को कभी पैर नहीं छूने चाहिए। इतना कहकर अमन ने मुझे गले लगा लिया। अरमान दिखने में सुंदर था, बिल्कुल गोरा चिट्टा और भारी भारी शरीर का। मेरी नज़र तो इस पर टिक गई थी। उसे आते ही मैं उसे एकदम देखते ही रह गई। अरमान बहुत बातूनी था। आते ही वो बहुत बातें कर रहा था। वो बातें भी बहुत हंसकर कर रहा था। फिर देखते ही देखते उसे हमारे घर आए कुछ दिन हो गए। एक दिन रोज की तरह अरमान अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज गया हुआ था और उसी दिन बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। तब मुझे अरमान की बहुत चिंता होने लगी। पिछले कुछ दिनों से वो हमारे साथ घर का सदस्य की तरह रह रहा था। कई बार वो किचन में काम करने में भी मेरी मदद करता था। मैं अरमान को बार बार फ़ोन कर रही थी। रोज़ शाम को वो 6 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज तो 7 बज गए थे और वो घर नहीं आया था। अमन ने पहले ही फ़ोन करके बताया था कि ज़्यादा बारिश होने के कारण वो कुछ समय ऑफिस में रहेगा, लेकिन मुझे तो अरमान की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बाइक से गया था। उसकी राह देखते हुए मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ ही देर में अरमान पूरी तरह भीगते हुए घर हुए आया। उसे देखकर मैं तुरंत अंदर से तौलिया लेकर आ गई और उसके शरीर पर लपेट दिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मैं भी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैं जब भी किसी के लिए चाय बनाती थी तब मुझे सास के लिए भी 1 कप चाय बनानी पड़ती थी क्योंकि उन्हें चाय बहुत पसंद थी। सास को 1 कप चाय देकर दूसरा कप लेकर जल्दी से अरमान के कमरे में गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो सिर्फ लोवर में था। उसके शरीर पर शॉर्ट्स नहीं थी और वो अपने बाल भी अभी तक पहुंचा नहीं था, इसीलिए ठंड से वो काँप रहा था। हाथ में चाय का कप देखकर मैं अरमान के बाल पोंछने शुरू कर दी। तब हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब मैं अरमान से दूर हुई तो मैं उसकी नज़रों को देखने लगी। उसकी नज़रें मुझे एक अलग ही नज़र से देख रही थी। उसकी नज़र मुझे एक अलग लग रही थी। अरमान मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तब मैं उससे बोली, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लो। अरमान ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। वो बोला, आप मेरी सगी मामी नहीं हो, फिर भी आप मेरी कितनी चिंता करती हो। मैंने कहा, अरमान, मैं और तुम्हारे मामा सगे और सौतेले में कोई फ़र्क नहीं करते। मेरे अपने सगे भांजा नहीं है, लेकिन तुम भी हमारे लिए सगे से कम नहीं हो। तुम भी मेरे प्यारे भांजे हो। मैं तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तुम बेवजह ही मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हो। हम बातें ही कर रहे थे कि घर की घंटी बजी। अमन घर आ गया था। उस दिन रात को रोज़ की तरह अमन खर्राटे लेकर सो गया। शादी के 3 महीने बाद ही वो अपनी पत्नी को भूल चुका था। शादी से पहले तो वो बहुत प्यार भरी बातें करता था, लेकिन अचानक वो अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया। उससे परेशान होकर मैं हॉल में आकर बैठ गई। बाहर कमरे की लाइट जल रही थी। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसीलिए मैं हॉल में ही बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तब मैं अचानक चौंक कर उठ गई। सामने देखा तो अरमान मेरे पास बैठा था। उसने मेरे कान से हेडफोन निकाल कर अपने कान में लगा दिया। वो दिन में कम से कम एक बार मुझे ऐसा खास महसूस कराता था कि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते थे कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले लिया। वहाँ जाते ही उसने कहा, मामी, यहाँ आने के बाद से मैं हर रात आपके हाल में उदास बैठा हुआ था। आपके और मामा के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? क्या आप गाने सुनकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करती हो? अरमान ने मेरे मन की सारी बातें पहुँच ली।
मैं उसकी ओर देखकर बस मुस्कुराई। तब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बात करने लगा। उसने कहा, कुछ समय के लिए मुझे अपने रिश्तेदार ना समझकर अपना दोस्त समझ लो, क्योंकि जो बातें हम दोस्त से खुलकर कर सकते हैं वो शायद आप मामी के नाते मुझे नहीं कर सकोगी। इसीलिए मुझे अपना दोस्त समझो और मुझे मन खोल कर बातें करो। अरमान ने अपनी बातों से मुझे कुछ ही समय में अपना बना लिया था। तब मैंने उसे अपनी सारी चिंता बताई। मैंने कहा, अरमान, तुमने जो कभी कहा वो सच है। तुमने कुछ ही दिनों में मेरे मन को पहचान लिया है, लेकिन मेरा पति मुझे भूल गया है। हमारे बीच बहुत दूरी आ गई है। पति पत्नी घर के काम करने के लिए नहीं होती, उसे भी पति से कुछ प्यार की उम्मीदें होती हैं। यह अमन भूल गया है। इस पर अरमान ने कहा, मामी आप ज़्यादा मत सोचो। मामा को जब आपके प्यार की याद आएगी तब आएगी। जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक मैं आपको अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं अरमान की दोस्ती को दिल से स्वीकार कर ली थी। तब उसने फिर से मेरे मोबाइल में गाने प्ले कर दिए। उसके बाद एक ही हेडफोन से हम दोनों गाने सुनने लगे। मेरे प्रेमी की तरह मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर वो प्यार भरे गाने सुना रहा था। गाने सुनते सुनते उस रात में अरमान के कंधे पर सर रख कर सो गई। हम दोनों की आंख लग गई थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। उस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अरमान के ऊपर हाथ रखकर सोई हुई थी। तब मैं तुरंत उससे दूर हो गई। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर सासू माँ थी। मैं तुरंत उसके कमरे के बाथरूम में छुप गई, इसीलिए सासू माँ मुझे देख नहीं पाई। उसके कमरे की लाइट जलती हुई देखकर उन्होंने उसे आवाज़ दी थी। सासू माँ के वहाँ से जाने के बाद मैं भी छुपा कर अपने कमरे में चली गई। अनजाने में उस रात अरमान के साथ मेरा थोड़ा अधिक संपर्क हो गया था। इसका उसके मन पर क्या असर होगा इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अरमान घर पर ही था। मैंने उसका टिफ़िन देने के लिए कहा, तब उसने कहा मेरी छुट्टी है। मैंने उसे छुट्टी का कारण पूछा तो वो मेरे कान में बोला, यह छुट्टी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही की है। मुझे अपने दोस्त के लिए क्वालिटी टाइम बिताना है। अरमान को मेरे साथ ऐसा समय बिताना था, यह तो मुझे पता नहीं था। उस दिन दिन भर उसने मुझे घर के कामों में मदद की और शाम को वो मुझे मेरे पसंदीदा जगह पर घुमाने ले गया। अमन ने रात में मुझे बताया कि उसने अगले हफ्ते की छुट्टी ले ली है। उसने कहा, मेरे 3 करीबी दोस्तों की शादी है और वो भी एक ही शहर में। एक दोस्त की शादी में 2 दिन लगेंगे और दूसरे दोस्त की शादी में 2 दिन लगेंगे और फिर तीसरे दोस्त की शादी में 2 दिन लगेंगे। हम सभी दोस्त मिलकर उन शादियों में जा रहे हैं। हम सभी पुरुष ही हैं, किसी की पत्नी साथ नहीं जा रही है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अमन की बातों से मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। दोस्त की शादी में जाने के बहाने से ही सही मैं उसके साथ कुछ दिन छुट्टियां मना सकती थी, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। शादीशुदा होते हुए भी वो बैचलर लाइफ जीना चाहता था। अगले दिन तय समय के अनुसार उसके दोस्त उसे लेने के लिए घर आ गए। अगले 6 दिन बाद अमन घर पर नहीं रहने वाला था। बाहर जाने से पहले उसने अरमान से कहा कि वो अपनी मामी और दादी के अच्छे से ख्याल रखेगा। अरमान ने हाँ में सर हिलाया था, लेकिन उस वक्त मुझे उसके देखने के नज़रिए से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अमन चोर है, हाथ में चाबी देकर जा रहा है। अमन के घर पर नहीं होने पर अरमान के मेरे प्रति भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अमन के निकलने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं अपने ऊपर चादर ओढ़ी ही थी कि अरमान मेरे कमरे में आ अंदर आते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आकर मेरे पास ऐसे लेट गया ऐसे वो मेरा पति हो। फिर अरमान ने कहा, मामी सोती क्यों हो? हमें क्या अच्छा मौका मिला है। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं बिल्कुल सही समय पर अपने कॉलेज से छुट्टी लिया है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें बाहर जाना है। मैं उससे पूछ ही रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसने मुझे बस इतना ही कहा कि दादी को बता दीजिए क्या आप अपनी सहेली की शादी के लिए जा रही हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। बारिश हो रही है इसीलिए मैं आपके साथ लेकर जा रहा हूँ। सासू माँ ने मुझे मेरी सहेली की शादी में जाने की इजाज़त दे दी। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं किसी सहेली की शादी में जा रही थी। तभी अरमान मुझे अपनी बाइक पर लेकर निकल पड़ा। आधे रास्ते में ही जाते मैं लव बर्ड्स पार्क का साइन बोर्ड देखा। तभी मैं अरमान से बोली, तो मुझे लव बर्ड्स पार्क में लेकर चलो क्या? यह सुनते ही उसने बाइक को सड़क के किनारे ले लिया और ज़ोर से ब्रेक मारा। तब मैं पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई। मैं गिरने ही वाली थी, इस तरह से मैं पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। बाइक रुकते ही अरमान ने कहा, मामी आप तो बहुत होशियार हो, आपने बिल्कुल सही साइन बोर्ड पढ़ा। मैं आपको अपने साथ एक दिन के लिए लव बर्ड्स पार्क में शेर पर लेने जा रहा हूँ। हमेशा उस किचन में घुसे रहने से आपका दिमाग भी खिचड़ी जैसा हो गया है। मुझे मेरी दोस्त को खिचड़ी से थोड़ा बाहर निकालना है। फिर कुछ ही घंटे में हम लव बर्ड्स पार्क पहुँच गए। वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ के हर जगह पर अनजाने में कई बार मैं अरमान का हाथ पकड़े घूम रही थी।
बहुत से लोगों ने तो हमें कपल ही समझ लिया होगा। अरमान ने कभी मेरी कमर में हाथ डालकर तो कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाई। शाम को 7 बजे से पहले हम घर आ गए। घर से बाहर निकलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि घर के बाहर भी एक दुनिया है। उसी दिन रात में हमारे कॉलेज ग्रुप में मेरी एक सहेली की शादी का कार्ड आया। उसने बहुत अर्जेंट शादी का कार्ड भेजा था। अगले दिन उसकी शादी थी। अब सासू माँ को मैं क्या कहूँ, यही सोच रही थी। उस रात भी अरमान मेरे कमरे में आया था। उसने मुझे हिम्मत दी कि जो सच है वही कारण बता दो। फिर मैं सासू माँ को जो सच बताया था वही। उन्होंने मेरी बातों पर कोई शक नहीं किया। फिर अगले दिन जब मैं अपनी सहेली की शादी के लिए तैयार हो रही थी तब अरमान मेरे आसपास ही मंडरा रहा था। वो कभी मेरी साड़ी पर मैचिंग ईयरिंग ला कर दे रहा था तो कभी मेरे लिए ब्लाउज के रिबन बांध रहा था, कभी वो मेरे बाल सेट कर रहा था। तब बार बार उसका हाथ मेरी पीठ पर पड़ रहा था। हम प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के करीब थे। अरमान भी मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा था। उसका प्यार धीरे धीरे मेरे मन पर हावी हो रहा था। उस दिन मैं बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी, इसीलिए मैं अपना मेकअप ख़राब करके रिक्शे से शादी में नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैं अमन को अपनी सहेली की शादी के बारे में बता दी। मेरी सहेली की शादी हमारे ही शहर में थी, इसीलिए अमन ने कहा अरमान को तुम बड़ी गाड़ी से छोड़ने के लिए साथ ले जाओ। अरमान तो एक पैर पर भी मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार था। उस दिन भी वो तैयार होकर मेरे साथ जाने को निकल गया। अरमान उस दिन कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। मेरी नज़र बार बार इस पर जा रही थी। शादी में मैंने उसे ड्राइवर बनाकर नहीं लाई थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ शादी हॉल के अंदर ले आई। मेरी कई दोस्तों ने अमन को नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अरमान को ही मेरा पति समझ लिया। वो कहने लगी तुझे ये हीरा आखिर मिला कहाँ से? काश हमारा पति भी इतना हैंडसम होता, तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। शबनम ये सुनकर सारी सहेली आपस में बातें कर रही थी। सबका शक दूर करने के लिए मैंने कहा यह मेरा पति नहीं है, यह तो मेरा भांजा है। कुछ दिनों के लिए ये हमारे घर आया है। तब सभी सहेलियां कहने लगी तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ख़राब है। हमें लगा अरमान तुम्हारा पति है। मेरी कुछ सहेलियां अरमान के आसपास घेरा बनाकर उससे बातें कर रही थी। वो तो बहुत बातूनी था। तभी मेरी सबसे करीबी सहेली मेरे पास आई। फिर उसने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा आजकल मेरे पति का मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर उसे मेरे प्यार की परवाह नहीं है तो मैं भी उसके लिए क्यों तरसूं? मेरा ख्याल रखने वाला मेरा प्रेमी मैंने ढूंढ लिया है। वो भी हमारे अरमान की तरह ही जवान और हैंडसम है। कुछ महीनों से मैं तुम्हारे सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो नहीं देखी। लगता है तुम भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बोर हो चुकी हो। क्यों तुम बेकार में अमन की चिंता कर रही हो? तुम्हारे सामने कैडबरी होते हुए तुम्हारे हाथ से बिस्किट क्यों छूट रहा है? अगर अमन को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अरमान को अपने पास रख सकती हो। वैसे भी यहाँ आने के बाद मैं देख रही हूँ कि अरमान तुम्हारे प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादार है। अब भी देख लो, वो इतनी महिलाओं के झुंड में खड़ा होने के बावजूद भी उसकी नज़र तुम पर ही पड़ी है। अब तुम किसकी चिंता कर रही हो? जिंदगी में आए प्रेम के पलों को अरमान के साथ सही से जियो। मेरी सहेली ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था। उस रात को मैं अरमान को खुद अपने कमरे में बुलाई। वो कमरे में आया तब मैं उसके सामने जानबूझकर अपनी शादी की पहली रात की नाइटी पहन रखी थी। मुझे देखकर अरमान ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो वहाँ से जाने लगा था तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। फिर मैं बोली बेकार की नौटंकी मत करो। तुम्हारा मुझ पर कितना प्यार है यह मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ड्रामा बंद करो। इस पर अरमान ने कहा शबनम मामी कुछ चीज़ों का आनंद मुझे भी लेने दो। पहले ही आप इतने छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आई हो, पहले आप पूरा गाउन पहन कर आओ। सब कुछ पहले से ही आप ही करोगी तो मैं आपको आनंद कैसे दूंगा? वो भी सही कह रहा था। मुझे भी अरमान ने से छोटी छोटी चीज़ों में प्यार का आनंद लेना था। तब मैं गाउन पहन कर आई थी। अरमान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। कुछ ही समय में हमारे बीच प्रेम की बातें होंगी, यह मुझे पता था। मैं उन सभी ख्यालों में थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई। उन्हें मुझे अपने घुटनों पर तेल लगवाना था। इच्छा न होते हुए भी मैं 10 मिनट तक उनके पैरों की मालिश की। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई तो अरमान मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। उसके कमरे में जाकर देखा तो वो सो चुका था। अगले दिन मैं अरमान को थोड़ी गुस्से में देख रही थी। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी वो मेरे पास आया और पीछे से गले लगाकर कहने लगा शबनम मामी आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक सरप्राइज़ प्लान किया है। आज की पूरी रात आप मेरी और मैं आपका हूँ। मैं समझ गई थी कि अरमान मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक है। रात को मैं अच्छे से तैयार हुई। उस रात मैंने सासू माँ को नींद की गोली दे दी थी।
ताकि वो बीच में ना आए। रात को मैं अरमान के कमरे में गई। उसके कमरे में दिल के आकार की बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और उसे कमरे की सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी। उसने वही मुझे इम्प्रेस कर दिया। आगे वो मुझे किस तरह खुश करेगा, इसके लिए मैं बहुत उत्सुक थी। उसके कमरे में मुझे सजावट तो दिख रही थी, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसे उसके बाथरूम में भी देखा, वहाँ भी नहीं था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। क्या उसने मेरे साथ कोई मजाक किया था? फिर मेरा मूड ऑफ होने लगा। तभी मेरी नज़र उसके बिस्तर पर पड़ गई। वहाँ मुझे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसे देखकर मुझे समझ आया कि यह एक सरप्राइज़ है। जब मैं वो चिट्ठी खोली तो मेरी उम्मीदें एक पल में भी टूट गई। अरमान ने वो चिट्ठी मेरे लिए लिखी थी। उसने लिखा था कि मामी, मैं आपका सगा भांजा या रिश्तेदार नहीं हूँ। मेरा मामा मामी उस शहर के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। आपके शहर में 2 लक्ष्मी नगर हैं। मैं गलत ही आपके घर आ गया। संयोग ऐसा हुआ कि आपके घर भी आपका भांजा इस समय आने वाला था। जब मैं वहाँ आया, आपके घर आते ही आपने मुझे अरमान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मेरे मामा ने भी मेरा नाम प्यार से अरमान रखा था। मैंने अपने मामा मामी को कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैंने आपको मामा मामी समझ लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मोबाइल पर मामा का मैसेज आया कि मेरे मामा मामी कुछ दिनों के लिए गाँव गए हैं। माँ ने मुझे बताया, मेरी असली मामा के फ़ोटो भेजी। तब मुझे समझ आया कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन मामी, आपने मुझे मेरी सगी मामी ही देखी। आपने मेरी बहुत देखभाल की। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से नाखुश थी। यह जानने के बाद भी मैं मामा के साथ उसे बारे में बात नहीं कर सकता था। इसीलिए कुछ दिनों के लिए ही सही मैं आपको खुश रखने का फ़ैसला किया। मेरा उद्देश्य आपको खुश करना था। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको अपनी मामी की नज़रों से ही देखा था। आपके साथ थोड़ा समय बिताकर मैंने जितनी खुशी आपको दे सकता था, देने की कोशिश की। अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जो प्यार आप मुझ में ढूँढ रही थी, वो आपको अपने पति से ढूँढना चाहिए। जिस तरह से आप मुझसे खुलकर बात करती थी, उसी तरह से एक बार मामा से बात कीजिए। निश्चित रूप से वो आपके प्यार को समझेंगे। एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। अरमान की चिट्ठी पढ़कर मुझे समझ आया कि वो हमारा भांजा नहीं था। अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी अमन का फ़ोन आया। अमन बहुत हड़बड़ी में कह रहा था कि शबनम, आज रात माँ को अपने कमरे में अपने पास बुला लो। तुम दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। अभी कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर दीदी का मैसेज आया है। लंदन से कुछ दिनों के लिए उनका बेटा हमारे घर आने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं आ सका। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से उसके बाद दीदी मुझे फ़ोन नहीं कर पाई थी। अब दीदी का मैसेज आया है, तब मुझे समझ आया कि हमारा असली भांजा हमारे शहर में आया ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में एक बहरूपिया अरमान बनकर रह रहा था। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुरंत ही घर पहुँचता हूँ। उस बहरूपिये को पुलिस से गिरफ्तार करवा दूँगा। अमन ने मुझे जो कुछ भी बताया था, गलती से हमारे घर आ गया था, लेकिन उसने मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। उसने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और मेरी ज़िंदगी में थोड़े समय के लिए ही सही खुशी के पल भर दिए। मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं था। अगले दिन अमन घर आया, उससे पहले अरमान वहाँ से चला गया था। मैं अमन को वो चिट्ठी दिखा नहीं सकी। मैंने उसे बताया कि अरमान ने मेरे सामने कबूल किया है, वो गलती से हमारे घर आया था और उसका भी हमारी तरह गलतफहमी हुआ था। उसने इतने दिनों से हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर हम किस अधिकार से उसे पुलिस से गिरफ्तार करवाएं? अमन को मेरी बात समझ में आ गई थी। अरमान एक अच्छे घर का लड़का था। उसी दिन अरमान अपने असली मामा मामी के साथ हमारे घर माफ़ी मांगी। जो भी गलतफहमी हुई थी उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया। तब अमन ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि अरमान एक अच्छे घर का लड़का था, हमसे माफ़ी मांग रहा था। यहाँ से चला गया। वो एक बहरूपिया बनकर आया था और मेरी ज़िंदगी में थोड़े समय के लिए ही सही प्रेम के पल भर गया। उसने मुझे सच्चे प्यार की परिभाषा सिखा दी थी। उसने मुझे ये भी सिखाया कि हर किसी को दिल की बात समझ नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति को हमारी भावनाएं समझ नहीं आ रही हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि हमें क्या चाहिए। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, यह सब कुछ मैं अमन को बताया। उस दिन के बाद अमन ने हर 2 महीने के बाद हम दोनों पति पत्नी के लिए कहीं ना कहीं ट्रिप की योजना बनाई। वो मुझे समय देने लगा। अगर किसी व्यक्ति को हमारी भावना समझ नहीं आती तो हमें उन्हें बताना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि बातचीत और सच्चाई से रिश्तों में सुधार आता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।